नमस्कार। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो अस्तग्रह पे आधारित है, कॉम्बस प्लैनेट जिन्हें कहा जाता है। और इन ग्रहों का कुंडली में फलादेश करते समय काफ़ी योगदान रहता है, उन्हें हमें ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि ग्रह अस्त होने के साथ साथ वक्री भी है, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अस्त ग्रह की स्थिति और उनके शुभ या अशुभ परिणाम, दशा अंतर्दशा में उन ग्रहों से मिलने वाले फलों को किस प्रकार से लिया जाए, यही सब समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं कि ग्रह अस्त कब होता है और किस तरीके से वह अपना फल दिखाने में सक्षम होता है। आइए आज हम जानते हैं कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और उसके फलादेश किस प्रकार से किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा। तो हमें पता है कि जो ग्रह अस्त तभी होता है जब वह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। तो सूर्य की हीट की वजह से, सूर्य की एनर्जी की वजह से ग्रहों की जो एनर्जी है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा हमें सेकंड चीज़ ये भी देखनी होगी कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो सूर्य से उसकी अंशात्मक दूरी कितनी है। अब नॉर्मल कंडीशन में हमें पता है कि मरकरी और वीनस ये सूर्य के आसपास ही होते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो यह अस्त होने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। बाकी जो ग्रह होते हैं वह सूर्य से उनकी जो अंशात्मक दूरी जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से उनके परिणामों में हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। अब हमें पता है कि मरकरी और वीनस से 5 से 6 डिग्री पर इनका यदि अंतर है सूर्य से तो वह अस्त कहलाते हैं। मार्स को यदि हम देखेंगे तो 7 to 8 डिग्री और जुपिटर और सैटर्न जो है ये 9 to 10 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु जब सन के साथ है तो वह ग्रहण योग कहलाएगा। और यदि सूर्य और चंद्रमा साथ में है तो वह अमावस्या का योग कहलाएगा, जन्म अमावस्या का होगा। इसके अलावा यदि हम देखें कि सूर्य मान लीजिए यहाँ पे 9 डिग्री का है और मरकरी यहाँ पे 27 डिग्री का है, तो इस केस में मरकरी अस्त नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंशात्मक दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यदि सूर्य 9 डिग्री का है और इसके साथ यदि मार्स बैठ जाए 6 डिग्री का, तो कहने में तो ये आ जाएगा कि भाई दोनों के बीच में अंशात्मक दूरी कम है तो मार्स को अस्त होना चाहिए। लेकिन यदि हम लॉजिकली देखेंगे तो जो सूर्य है उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वह एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ रहा है और मार्स जो है उसको वही 30 दिनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 45 डेज़ उसको लगते हैं लगभग। तो उस केस में क्या हुआ कि सूर्य तो आगे निकल गया और मार्स उसके पीछे है। तो मार्स सूर्य के जो हीट जोन है उससे आप कह सकते हैं कि बाहर आ रहा है। तो उसमें मार्स के अस्त होने के परिणामों में काफ़ी कमी हमें दिखाई देगी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो जिस हाउस में अस्त हो रहा है वो हाउस में जो साइन है उसमें क्या वो फ्रेंडली है या एनिमी साइन में अस्त हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि हम देखेंगे सन और जुपिटर का कंजंक्शन एरीज में देखते हैं तो इस केस में हमें सन और जुपिटर दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडली साइन में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर अस्त है, अंशात्मक दूरी के हिसाब से भी यदि अस्त है फिर भी उतने बुरे परिणाम नहीं देगा क्योंकि वह मित्र के साथ होते हुए मित्र राशि में स्थित है। लेकिन वही सन और जुपिटर का कंजंक्शन हमारा यहाँ हो जाता है तो वह सीवियर अफेक्ट करेगा। जुपिटर किन हाउस के लिए सीवियर अफेक्ट करेगा तो ये 11th हाउस के लिए और इसके अलावा करेगा 2nd हाउस के रिजल्ट। इन दोनों हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स में वो कमी लाएगा क्योंकि जुपिटर यहाँ पे कैप्रिकॉन में एक तो डेबिलिटेड हो गया और जो सन है वो खुद भी एक शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे इस में देखते हैं, सपोज यहाँ पे सन और सैटर्न का कंजंक्शन हो जाता है तो यहाँ पे सन जो है तुला राशि में हमें पता है नीच का हो जाता है और सैटर्न यहाँ पर उच्च का हो गया। तो उस केस में अभी सैटर्न भले ही सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य का शत्रु भी है, लेकिन वो यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो उस केस में सैटर्न से जुड़े हुए जितने भी कारकत्वों में उतनी अशुभता हमें नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे लग्न के और 12th हाउस इन दोनों के परिणामों
में भी उतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मूल त्रिकोण की राशि में स्थित है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रह सन से अस्त हो रहा है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है, क्या वो मूल त्रिकोण की है, उच्च की राशि है, मित्र राशि है या शत्रु राशि है, इन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें ग्रहों के षटबल को भी देखने की ज़रूरत होगी कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो षटबल में उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद जो ग्रह अस्त होते हैं वो ग्रह अपने कारकत्वों में कमी लाते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली को हम देखते हैं तो ये कुंभ लगन की कुंडली है और इसका जो लग्नेश बनेगा शनि, जो यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सूर्य को देख रहे हैं तो वह स्वगृही बैठा हुआ है और इसके साथ है मून, जो कि 6th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है, और मरकरी बना है 5th और 8th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मून और सन साथ में होने की वजह से जन्म अमावस्या का है और मरकरी यहाँ पे अस्त हो रहा है। तो मरकरी यहाँ पे अष्टमेश होके अस्त हो रहा है, तो अष्टमेश के जो अशुभ भाव में कमी ज़रूर लाएगा, लेकिन साथ में वो पंचमेश भी बन गया। तो पंचम हाउस से जितने भी जुड़े वो है कारकत्व है उसकी शुभता में भी कमी लाएगा, मतलब संतान प्राप्ति में समस्या कर सकता है, एजुकेशन में समस्या दे सकता है। इसके अलावा मरकरी से जुड़े जो कारकत्व है, मरकरी से जुड़े कारकत्व मतलब जैसे लॉजिकल थिंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पढ़ने लिखने की आदत हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिलेगी। और मून यहाँ पर अस्त हो रहा है तो हमें पता है कि अमावस्या से में जो जन्मे हुए जातक होते हैं उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। मदर रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिल सकते हैं, इनके इंट्यूशन आदि में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिक्विड मनी भी मिलने में इन्हें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो ग्रह अस्त होता है वो अपने कारकत्वों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी लाता ही है। मान लीजिए इसके साथ यहाँ मार्स होता सन के साथ, तो मार्स जो यहाँ अभी इसका 3rd हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड है, यदि वो अस्त हो जाता तो व्यक्ति के करेज में, व्यक्ति के एक्शन में काफ़ी हमें कमी देखने को मिलती है। मतलब व्यक्ति उतना करेजियस नहीं रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा। तो ग्रह अपने कारकत्वों के हिसाब से अस्त होने के बाद शुभ या अशुभ परिणामों में कमी लाते हैं। लेकिन वही जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमेशा ग्रह अस्त है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हमें कुंडली में चेक करना होगा कि ग्रह की अंशात्मक दूरी देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए क्या वो 6, 8, 12 का स्वामी है, तीसरा आप देख लीजिए क्या वो अशुभ ग्रह है। उसके बाद ही किसी निर्णय पर हमें पहुंचने की ज़रूरत होती है और षटबल भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अस्त ग्रह से जुड़े जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके के और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए आज हम जानते हैं कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और उसके फलादेश किस प्रकार से किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा। तो हमें पता है कि जो ग्रह अस्त तभी होता है जब वह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है। तो सूर्य की हीट की वजह से, सूर्य की एनर्जी की वजह से ग्रहों की जो एनर्जी है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा हमें सेकंड चीज़ ये भी देखनी होगी कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो सूर्य से उसकी अंशात्मक दूरी कितनी है। अब नॉर्मल कंडीशन में हमें पता है कि मरकरी और वीनस ये सूर्य के आसपास ही होते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो यह अस्त होने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। बाकी जो ग्रह होते हैं वह सूर्य से उनकी जो अंशात्मक दूरी जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से उनके परिणामों में हमें परिणाम देखने को मिलते हैं।
अब हमें पता है कि मरकरी और वीनस से 5 से 6 डिग्री पर इनका यदि अंतर है सूर्य से तो वह अस्त कहलाते हैं। मार्स को यदि हम देखेंगे तो 7 to 8 डिग्री, और जुपिटर और सैटर्न जो है ये 9 to 10 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु जब सन के साथ है तो वह ग्रहण योग कहलाएगा, और यदि सूर्य और चंद्रमा साथ में है तो वह अमावस्या का योग कहलाएगा, जन्म अमावस्या का होगा। इसके अलावा यदि हम देखें कि सूर्य मान लीजिए यहाँ पे 9 डिग्री का है और मरकरी यहाँ पे 27 डिग्री का है, तो इस केस में मरकरी अस्त नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंशात्मक दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यदि सूर्य 9 डिग्री का है और इसके साथ यदि मार्स बैठ जाए 6 डिग्री का, तो कहने में तो ये आ जाएगा कि भाई दोनों के बीच में अंशात्मक दूरी कम है तो मार्स को अस्त होना चाहिए। लेकिन यदि हम लॉजिकली देखेंगे तो जो सूर्य है उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वह एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ रहा है, और मार्स जो है उसको वही 30 दिनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 45 डेज़ उसको लगते हैं लगभग। तो उस केस में क्या हुआ कि सूर्य तो आगे निकल गया और मार्स उसके पीछे है। तो मार्स सूर्य के जो हीट जोन है उससे आप कह सकते हैं कि बाहर आ रहा है, तो उसमें मार्स के अस्त होने के परिणामों में काफ़ी कमी हमें दिखाई देगी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो जिस हाउस में अस्त हो रहा है वो हाउस में जो साइन है उसमें क्या वो फ्रेंडली है या एनिमी साइन में अस्त हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि हम देखेंगे सन और जुपिटर का कंजंक्शन एरीज में देखते हैं, तो इस केस में हमें सन और जुपिटर दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडली साइन में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर अस्त है अंशात्मक दूरी के हिसाब से भी यदि अस्त है फिर भी उतने बुरे परिणाम नहीं देगा क्योंकि वह मित्र के साथ होते हुए मित्र राशि में स्थित है। लेकिन वही सन और जुपिटर का कंजंक्शन हमारा यहाँ हो जाता है तो वह सीवियर अफेक्ट करेगा। जुपिटर किन हाउस के लिए सीवियर अफेक्ट करेगा? तो ये 11th हाउस के लिए और इसके अलावा करेगा 2nd हाउस के रिजल्ट। इन दोनों हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स में वो कमी लाएगा क्योंकि जुपिटर यहाँ पे कैप्रिकॉन में एक तो डेबिलिटेड हो गया और जो सन है वो खुद भी एक शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे इस में देखते हैं, सपोज यहाँ पे सन और सैटर्न का कंजंक्शन हो जाता है तो यहाँ पे सन जो है तुला राशि में हमें पता है नीच का हो जाता है और सैटर्न यहाँ पर उच्च का हो गया। तो उस केस में अभी सैटर्न भले ही सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है सूर्य का शत्रु भी है, लेकिन वो यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो उस केस में सैटर्न से जुड़े हुए जितने भी कारकतों में उतनी अशुभता हमें नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा सैटर्न यहाँ पे लग्न के और 12th हाउस इन दोनों के परिणामों में भी उतना अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे मूल त्रिकोण की राशि में स्थित है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो ग्रह सन से अस्त हो रहा है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है, क्या वो मूल त्रिकोण की है, उच्च की राशि है, मित्र राशि है या शत्रु राशि है, इन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें ग्रहों के षटबल को भी देखने की ज़रूरत होगी कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो षटबल में उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद जो ग्रह अस्त होते हैं वो ग्रह अपने कारकत्वों में कमी लाते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली को हम देखते हैं तो ये कुंभ लगन की कुंडली है और इसका जो लग्नेश बनेगा शनि जो यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सूर्य को देख रहे हैं तो वह स्वगृही बैठा हुआ है और इसके साथ है मून जो कि 6th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है और मरकरी बना है 5th और 8th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मून और सन साथ में होने की वजह से जन्म अमावस्या का है और मरकरी यहाँ पे अस्त हो रहा है। तो मरकरी यहाँ पे अष्टमेश होकर अस्त हो रहा है तो अष्टमेश के जो अशुभ भाव में कमी ज़रूर लाएगा, लेकिन साथ में वो पंचमेश भी बन गया तो पंचम हाउस से जितने भी जुड़े वो है कारकत्व है उसकी शुभता में भी कमी लाएगा, मतलब संतान प्राप्ति में समस्या कर सकता है, एजुकेशन में समस्या दे सकता है। इसके अलावा मरकरी से जुड़े जो कारकत्व है, मरकरी से जुड़े कारकत्व मतलब जैसे लॉजिकल थिंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पढ़ने लिखने की आदत हो गया, मतलब इन सब चीज़ों
में भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिलेगी। और मून यहाँ पर अस्त हो रहा है तो हमें पता है कि अमावस्या से में जो जन्मे हुए जातक होते हैं उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। मदर रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिल सकते हैं। इनके इंट्यूशन आदि में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लिक्विड मनी भी मिलने में इन्हें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो ग्रह अस्त होता है वो अपने कारकत्वों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी लाता ही है। मान लीजिए इसके साथ यहाँ मार्स होता सन के साथ, तो मार्स जो यहाँ अभी इसका 3rd हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड है। यदि वो अस्त हो जाता तो व्यक्ति के करेज में, व्यक्ति के एक्शन में काफ़ी हमें कमी देखने को मिलती है। मतलब व्यक्ति उतना करेजस नहीं रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा। तो ग्रह अपने कारकत्वों के हिसाब से अस्त होने के बाद शुभ या अशुभ परिणामों में कमी लाते हैं। लेकिन वही जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमेशा ग्रह अस्त है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हमें कुंडली में चेक करना होगा कि ग्रह की अंशात्मक दूरी देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या वो 6, 8, 12 का स्वामी है। तीसरा आप देख लीजिए क्या वो अशुभ ग्रह है। उसके बाद ही किसी निर्णय पर हमें पहुंचने की ज़रूरत होती है। और षड्बल भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अस्त ग्रह से जुड़े जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके के और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।